सम्मानित समस्त मेरे साथियों, मैं सूबेदार सत्येंद्र सिंह एसपीवाईएम के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में एकत्रित हुए हैं और संगठनों को इसकी विसंगतियां दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने तकरीबन बातें कवर कर दी हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं क्योंकि उधर से भी कोई आया होगा या आया हुआ होगा ना, तो सब वहां जाके आए होंगे। जो जंतर मंतर पर जो चल रहा है, उससे विसंगतियां हमारी भविष्य में भी कभी पूरी नहीं हो सकती। वो कभी भी सरकार मानेगी नहीं। वहां विसंगतियां दूर करने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपना धन कमाने के लिए अपने झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए जितने भी यूट्यूबर हैं। अभी आप बताओ, बोलते हैं जिस जवान की बल्ले बल्ले, और सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार की कुर्सी हिल गई, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन अंदर देखते तो कुछ भी नहीं। वो अपना धंधा है उनका, यूट्यूब के द्वारा पैसे कमाना, और उस धंधे को अपना सुचारू रूप से चला रहे। बाकी ओआरओपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, ये नहीं मैं कोई उनके मनमुटाव में बोल रहा हूं। जब जिन लोगों को ओआरओपी की ABCD नहीं मालूम है, तो विसंगतियां क्या दूर कराएंगे वो? कोई आज तक मेमोरेंडम उन्होंने बनाया है क्या? जो लोग मेमोरेंडम नहीं बना सके, हमारे दीवान सिंह साहब बार बार उनको उत्साहित करते हैं, भाई मेमोरेंडम तो दिखा दो, आप क्या लिखा है। और जितना भी जो कुछ भी दिया है, ज्ञापन दिया है, क्या तहसीलदार पटवारी हमारे को ओआरओपी दिला देंगे? ये बकवासबाजी नहीं तो क्या है? आप ये समझिए साहब, जब हमने पहला 3 अप्रैल को विज्ञापन दे दिया डीएम साहब को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय और राजनाथ सिंह जी, मतलब जहां जाना चाहिए था उधर उस लेवल में दे दिया। अब बाद में सांसदों को दे दो, विधायकों को दे दो, पटवारी को दे दो, तहसीलदार को दे दो, क्या मतलब इसका? अरे उल्टी गंगा कभी बहती है क्या? इन लोगों को दिमाग की भी, मैं तो कहता हूँ, मानसिक रोगी बैठे हुए वहां, ज्यादातर मानसिक रोगी हैं। एक हेड साहब हैं, उनको कोई बात बोलते, वो उनको चेयरमैन नियुक्त किए हैं, लेकिन वो किसी के कर्म भाव पे है, वो कि जो है आपको हम दे देते। जैसे कि मनमोहन सिंह जी, उनको दिया था सोनिया जी के लिए, लेकिन उनको बोल दिया था बापू के 3 बंदर की तरह रहना, इस फाइल पर साइन कर दो, इस कागज पर साइन कर दो, तो कर देंगे। ये बोलना है तो बोल देंगे, ये नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। मतलब कान भी बंद, आंख भी बंद और मुंह भी बंद, वो करे बैठे। जब उनको आदेश हो जाता है 10, 20, 15 दिन बाद में कि आपको ये बोलना है, आएंगे और बोलकर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। मैंने तो नहीं देखा। 14 नवंबर के धरने में मैं आया था बुलंदशहर, क्या पूरा उत्तर प्रदेश से खाली मैं आया था। 20 फरवरी के बाद में लगातार मैं रहा हूं 2 महीने तक, लेकिन मैंने इनकी हालत देखी तो मैं आश्चर्यचकित हूं। लोगों ने ऐसा हुआ बना रखा था, भाई ये तो जो है, और वो खुद भी बन रहे, कभी भगत सिंह बन जाते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की उपाधि ले लेते हैं खुद ही। तो ऐसे लोगों से भगवान उनको सद्बुद्धि दे और थोड़ा ज्ञान दे। ऐसे मानसिक रोगियों से हमारे फौजी भाई जो गुमराह हो रहे हैं, मेरे फौजी भाइयों को भगवान बचा दे। और गुमराह भी इतने ज्यादा हो रहे हैं, अभी मैं बुलंदशहर की बात करता हूँ, मैंने उनको जोड़ा, इस बेस पर जोड़ा कि मैं परिचित नहीं था। वो तो बाद में उसने बोला कि साहब मैं तो 5 राजीव से हूँ और आप तो मेरे ये है वो है, पैर छूता था। कोई बात नहीं, ऐसे घटिया किस्म के आदमी के पैर भी नहीं छूना।
उसमें भी मैं बेइज्जती महसूस करता हूँ। जो 4-5 साल 6 साल नौकरी किया हुआ समरी कोर्ट मार्शल हुआ है, कोई मानसिक रोगी क्या हमारा नेता हो सकता है? क्या हमारी ऐसी औकात है कि हमारे अंदर कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इतने बुद्धिमान इतने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे अंदर। वो बात नहीं है कि सिपाही हो, नहीं। वो तो ये भी बोलता है, हमारे जो जेसीओ साहब और हमारे कप्तान साहब जो है उसके साथ घूम रहे हैं, खुला बोला है। जब अफसरों ने बोला था कि जेसीओ साहब का एमएसपी 10,500 कर दो, उसी दिन की बात है, उसने बोला अगर जेसीओ का एनसीसी 10,500 ये एमएसपी 10,500 कर दिया तो मैं इनको जंतर मंतर पर आने दूंगा, भगाऊंगा, बायकॉट करूंगा इनका। उस आदमी की इतनी हिम्मत, और फिर भी जो है ये गुमराह हो रहे हमारे पूर्व सैनिक भाई। तो मेरा निवेदन है इस वीडियो के जरिए, भाइयों संभल जाओ, आप झूठे गुमराह मत आओ। ये झूठ की दुकान जो खोले हुए बैठे जंतर मंतर पर, उसे बाहर निकलो, अपने गिरबान में देखो, क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो नहीं दिला सकते। आज मेरे को पैड पर लिखवा लो, अगर ओआरओपी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा हमारा कुछ भी एक भी पैसे का फायदा हो जाए नुकसान की बजाय, मेरे पे लिखवा के ले सकते हो। जो सजा आप लोगों को देना हो दे सकते हो आप। ओआरओपी तो क्या कुछ भी नहीं दिलवा सकते वो, जब उन्हें कोई चीज का पसंद नहीं है। मतलब कोई पता नहीं ओआरओपी की ABCD नहीं मालूम है, वो हमारी विसंख्या कहाँ से? और ये गुमराह और कर रहे। अच्छा, कभी 2.81 दे रहे, कभी 2.82 दे रहे, सारे के सारे ज्ञापन में उल्टा दे रहे। जो भी इस पर बना रहे हैं अपना YouTube पे, उसमें भी उल्टा बोल रहे हैं। सरकार के पास अगर कोई जाएगा उसमें एक लेटर में निकलेगा 2.81, एक में निकलेगा 2.82। इनके मुंह पर फेंक के मारेंगे और बोले कहां से आ गए। कौन मानेगा? गलत बात को कोई मानेगा क्या? अरे एक बात रखो, दम के तौर पर रखो। इन्होंने एमएसपी तो केस लड़ा है, किस साहब को नहीं मालूम है? चंडीगढ़ में एमएसपी का केस ले गए तो ऐसे ही ले गए थे, दमदार तरीके से नहीं उठाया इन्होंने। दमदार तरीके से अगर केस को उठाते तो चंडीगढ़ में हार के मुंह लटका के नहीं आ जाते। कोई भी अगर हमें बात उठाना है तो दमदार तरीके से उठाना है और संवैधानिक तरीके से उठाना है, जायज उठाना है। हमारी मांग पक्का मानी जाएगी, पक्का पूरी होगी, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो चाहे सरकार माने, लेकिन होगी। कोर्ट के द्वारा भी तभी होगी जब हमारी सही बात होगी, सही मांग होगी, सही तथ्य सरकार के और कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, तभी कोई हमारी बात को मंजूर करेगा, वरना कोई मंजूर नहीं करेगा। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपने पूर्व सैनिक भाइयों को एक बार फिर मैं बोलता हूं, जो जंतर मंतर पर गुमराह हो रहे हैं, भाइयों निकल जाओ वहां से, गुमराह मत हो, आओ अपने लोगों की पहचान करना सीखो। पहले तो वो आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं, वो रास्ता ओआरओपी विसंख्यों को दूर करने वाला नहीं है, वो रास्ता अपोजिट साइड में जा रहा है, वो हमारी मंजिल पे नहीं जा रहा है। तो इसलिए भाइयों अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे आ जाओ और सही जगह पे आ जाओ, अपना सही नेता चुन लो, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। और मेरा इसी बात पे जो है गलत हुआ कि मैं कभी भी बहादुर साहब का नाम नहीं देता था, कभी इनका, और मुझे पता लग गया कि इनको भी साथ लेना चाहिए। तो जो भी मेरा जिस दिन झगड़ा हुआ है, मेरे को कम और मेरे 4-5 साथी जो है, इन लोगों को ज्यादा परेशानी थी उसे। तो ऐसा घटिया आदमी कोई गुण नहीं है उसमें, नेता का या सैनिक का भी गुण नहीं है। जो 5-6 साल नौकरी किया होगा वो सैनिक नहीं बनता है। वैसे बहुत बता दिया है, अपने मुंह में
थैंक यू। अलग नहीं, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बिना यूनिटी के काम होता ही नहीं है। अगर हम सारे पूर्व सैनिक परिवार एक हो जाएंगे तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमें रोक दे हमारे मिशन से। अफसरों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत कर लिया है। और मेरे मन की एक भावना ये है कि जो काम, जो अपेक्षा हम किसी दूसरे से चाहते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारा ये काम नेताजी करें, तो हम इतने सक्षम और इतने मजबूत हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि हम भी आज नेता बन सकते हैं। इस ओआरओपी को लेते हुए, काम इसके लिए करते हुए, हम साथ साथ एक पैरेलल हम पार्टी भी बना लें फौजियों की, पूर्व सैनिक संगठन, कुछ भी नाम रख लो, मिलिट्री रूलिंग पार्टी, उसी पार्टी। और हमारे आदमी ईमानदार हैं, आज भी 80%, 90%, 50% हमारे आदमी आज भी ईमानदार हैं, कुछ आके रल गए हैं सिविल में। तो अगर हमारे आदमी एक ईमानदार पार्टी लेके चलें तो जनता हमें चाहेगी। जैसे केजरीवाल को ईमानदारी के देश से लोगों ने वोट दिया, आज वो ईमानदार नहीं रहा है, मेरा मानना है वो होगा, मुझे लगता है वो ईमान होगा। तो नहीं, मेरी तमन्ना ये है कि राजनीति में हम लोग आए साहब, हमें आना चाहिए, इस काम को करते रहें, साइड में एक पार्टी भी बनाते रहें, बस ये मेरा कहना है। और वो पार्टी के अगर हमें 4, 6, 10, 20 आदमी जीत के आएंगे तो हम अपना काम खुद कर लेंगे, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इकट्ठे करने की, ये करने की। जैसे मैं अब से 20 साल 22 साल पहले एमएलए का चुनाव लड़ चुका, जनता नहीं चाहती अकेले आदमी को, पार्टी आएगी तो कुछ और बात होगी। ऐसे ही कई लोग एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं हमारे फौजी भाई, कई एमएलए लड़ चुके हैं, कई आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, मतलब हर जज भी हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारा आदमी है। तो अगर हम इकट्ठे होकर चलें तो हम क्या नहीं कर सकते। बस मैं यही कहना चाहता था कि हमारी एक पार्टी जरूर बननी चाहिए, और उसकी शुरुआत जिस स्टेट में भी चुनाव आ रहा हो वहीं से आप शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम 24 का चुनाव लड़, 24 में भी हम कूदने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया था पहले दिन, मैं पहली बार ही धरने में आया था 30 फरवरी को, तो त्यागी जी ने मुझे बताया, पहले मुझे पता ही लगा कब धरने में क्या हुआ, क्योंकि मैं तो गाँव में रहता हूँ और अपना झाड़ फूस करता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो मुझे पता लगा, मैं आया तो वहाँ एक ऐसी छोटी सी लड़की मेरी इंटरव्यू के लिए आ गई कि आप कहाँ से आए, क्यों आए। तो मैंने बताया और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मोदी के सामने चुनाव लड़ूंगा बनारस से जाके, और हरा के आऊँगा, चाहे आज वो जीत जाए लेकिन मैं हराने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैंने देखा वीर बहादुर, कौन सा एक हमारा सिपाही था पीछे, तेज बहादुर, उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने चुनाव लड़ने के लिए सारी तैयारी कर दी, लेकिन बीजेपी मजबूत पार्टी थी, उसका टिकट कैंसिल कर दिया। मायावती अखिलेश ने उसको समर्थन दिया, वो बंदा जीत रहा था, 100% वो जीत के निकलता, तो बीजेपी की नाक कट जाती, मोदी की भी और बीजेपी दोनों नाक कट जाती, मोदी की हारती। तो मैंने वो सोचा कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। बहुत अच्छे। मैं सिग्नलमैन धर्म सिंह, मैं सिग्नलमैन धर्म सिंह एयर इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर हूँ, रिटायर्ड एसोसिएशन का हूँ। सबसे पहले आज संस्था को एक करने की बात, मैं 3-4 पॉइंट पर बात करूँगा। सबसे पहले दीवान साहब ने एक चीज़ बताई थी, कोर्ट के बारे में हमें कोई चीज़ नहीं। हमारे बहुत से फौजी हैं, हमारे को जिस टाइम इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर 71 की लड़ाई के बाद फौजियों को नौकरी बहुत मिली पब्लिक सेक्टर में और बैंकों में, हमें डीए नहीं मिलता। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उसका डीए का ऑर्डर कर रहे हैं कोर्ट शासन। उसके बाद री एम्प्लॉयड पे पेंशन आने के बाद बोलते एक पेंशन ले लो, अरे मैंने फौज की नौकरी करी, राजस्थान पुलिस की बोलते एक ले लो, वाइफ को एक फैमिली पेंशन मिली, वो सुप्रीम कोर्ट से हो। आप में कोई आदमी टीबी के कारण मेडिकल बोर्ड कर दिया, फौज के कारण टीबी हुई, भाई इलाज तो कराएगा, टीबी है, दमा है, 2 साल के बाद ही मेडिकल बोर्ड होता था कि आपकी बीमारी ठीक होगी, मेडिसिन बंद हो, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर। एक बार पेंशन आ गया, अब उसको पेंशन मिलेगी, बीमारी है कि नहीं है। फिर वो आपको यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया 80%, दोनों टांग कट गई। इलाहाबाद में बैठा एक डॉक्टर जिसने देखा ही नहीं, वो काट के 19%, वो सुप्रीम कोर्ट से आ गई। हमारी बहुत सी चीजें हमें कोर्ट से मिली है। अभी हमने एक लीगल नोटिस बनाई, दीवान साहब हम इतना दिन से धरना दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हैं, किस चीज के लिए? आपके धरने में सारे दांगी साहब भी गए, मैं भी गया हूं, मैंने बात भी करी, ये भी किस चीज का धरना है? अरे आप प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम बनाते हो, आपकी ओआरओपी में कमी क्या है वो आपको मालूम है?
दीवान साहब ने बैठ कर मेमोरेंडम बनाया, हमने बनाया, बोर्ड लगा दिया 281। 281 किसी ऑफिसर को आज तक पेंशन नहीं मिली। आपके मेमोरेंडम चाहते हैं जी 281 दे दो। मैंने समझाया कभी भी एक शर्त है, बोलता जी दबाव पड़ेगा 281 मिल जाएगी। पहले मिलती थी 70%, वही 70% पेंशन मिलती थी। आज तक कागज लाकर दिखाओ 281 मिली है तो कागज लाकर आपको कोर्ट के पास जाना है, आपका कागज मेमोरेंडम एक्यूरेट होना चाहिए, एक शब्द का भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब ब्यूरोक्रेट भेजते हैं ना, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी एक्सेस में डायरेक्टर ऑफ पेंशन, जब उसको समझाते हो ना, उसको बहुत टेढ़ी की। हमने समझाया, लिया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, हमारी 300 पेंशन थी, 375 में करवा के गया। ऐसी चीजें OROP 1 में आवाज किसकी नहीं उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होता है, कौन होता है? सारे कहते हैं सिपाही। नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल नौकरी मेडिकल बोर्ड में, उसके बाद रिजर्विस्ट है, उसके बाद सिपाही। आपकी OROP 1 आवाज 3 की नहीं उठी थी, वो आपकी पेंशन कटा दी 2016 में। 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ। किसी ने ध्यान दिया उस बात तक? विधवा की पेंशन सिपाही के बराबर होती थी, उसकी 9000 कर दी। रिजर्व की सिपाही के बराबर होती थी, 9000 कर दी। और रिजर्व सिपाही की पेंशन डिसबिलिटी भी घटा दी, सर्विस एलिमेंट भी घटा दी। गवर्नमेंट कार्ड था 12000 मिलेगा, वो भी घटाकर 8000 कर दिया। वो अफसर का 27000 था, उसका उठाकर 77500 कर दिया। उसका भी ध्यान नहीं दिया। हमारे में कमियां क्या हैं, हमारी कमी क्या है? अब आप ये कहते हैं 5 आदमी कमेटी बना दो। मेरे को बोलते मैं चला जाऊंगा। आपने भारतीय पिक्चर बहुत देखे होंगे, एक आदमी 1000 गुंडों को मारता है। आपने फौज में सिपाही से सुबेदार होनरी कैप्टन तक आते हैं, क्या सिपाही से सीओ का पैसा निकलता है क्या? एक आदमी वीडियो डालता है कि मेरे से सिपाही का कर्नल डरता था, मेरे से जनरल डरता था। उस आदमी को आप कमेटी में रखकर आप कुछ हासिल कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। रोज वीडियो आते हैं, मैंने 2 जवानों का कोर्ट मार्शल होने से बचा दिया। अरे मेरी सिपाही की क्या औकात है? यदि सीओ किसी का कोर्ट मार्शल कर रहा है, जनरल कुछ कर रहा है, एक सिपाही ऐसा मैंने तो हिंदुस्तान में देखा नहीं। कोई भारतीय पिक्चर में कोई सिपाही हो? अबे आप, मैं पहला आदमी हूं क्या सारी संस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं सारी संस्थाओं में आता हूँ। मैं पहलवान के साथ आ गया, मेरे को धमकी दी, आप पहलवान के साथ क्यों चले गए? गालियां दी। वीर बहादुर के क्यों आप जंतर मंतर में तरह? ये कुछ डेमोक्रेसी। मैंने समझाया चौहान साहब, वो देखो, मैंने बोला आपके ये आंकड़े गलत हैं। मेरे खिलाफ वीडियो डाला है कि सिपाही धर्म सिंह सोरान आते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया है। मतलब फिर तो मेरे को वो खान डाला, घी डाला, हलवा डाला, और बाद में बोलता उनको पूरा नॉलेज नहीं है, उनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, उनके आंकड़े बहुत खराब। वीडियो क्यों डाला? मैं उसका कमेटी मेंबर रहा। मेरे को राजस्थान से अर्जुन सिंह के साथ कमेटी मेंबर डाला था उसमें। मैंने उसको बोला था ये प्रॉपर संविधान बनाओ, मैंने बनाते थे। ये प्रॉपर मांग है, ये मांग पत्र है, ये डिसबिलिटी का है, ये विधवा का है, ये सर्विस एलिमेंट का है। हवा में तीर चलाने से नहीं बनेगा, मेरे को बनाना ही बंद कर दिया। मैं भी नहीं गया, तो कोई नहीं सुने तो मैं जबरदस्ती दी। मैंने किसी मोबाइल में कोई बुराई नहीं करी, मैं किसी की बुराई नहीं करी। वो गलत है वो भी नहीं बोला, वो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं बोला। मैं फौजियों का काम होना चाहिए कैसे भी। कोई आदमी एक वीडियो दिखा, फिर बोला जंतर मंतर पर आ गया तो ठीक नहीं होगा। मैं आज भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जंतर मंतर पर नहीं जाऊंगा। फौजियों का भला हो जाए, मुझे नाम की जरूरत नहीं, भला हो जाए। वहाँ 5 आदमी भेजो, अर्जुन सिंह से बात करो, वैष्णव से बात करो, कोई क्या नाम हो कैप्टन जो न्यूज बनाता है उससे बात करो, और 5 आदमी से बात करो। लेकिन एक आदमी से कोई कहे बात करो तो मैं उस आदमी से कपिल से बात करने मैं नहीं जाऊँ। वही है मेन सर।
मेन वही है, क्योंकि अब मेरी बात सुनिए, जिस आदमी को इतना नॉलेज नहीं है, एक सिपाही से जनरल का पेशाब निकलता है, एक सिपाही से ब्रिगेडियर का पेशाब निकलता है, यहाँ आ गया तो ठीक नहीं होगा। मैंने पहलवान को निकाल दिया, आप कौन निकाल? आज ये पहलवान किसी को नहीं निकाल सकते, डिसिप्लिन कमेटी को भेजेंगे, आपकी गतिविधियां ठीक है साबित होगा जब निकालेगा। डेमोक्रेसी का मैंने पहलवान को निकाल दिया, आप आज के बाद आओगे नहीं। मैं बुराई नहीं करना चाहता, वो फौजी है, उसने संगठन तो खड़ा कर दिया पूरा इंडिया लेवल पे। आप लोग सारे सोए थे, जगा तो दिया, उसका ये गुण तो था, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज नहीं है, प्रशासनिक नॉलेज नहीं है, वो तरीका नहीं है। ऐसा आदमी होगा, आपकी सरकार, आप धरना दे लो, प्रदर्शन कर लो, जब तक ऐसा आदमी होगा, गवर्नमेंट की हाई लेवल की बात बता देता हूं, आपकी एक न आपको कोई बुलाएगा न आपको कुछ। जो बातें हमें बताई, मंत्री को छोड़िए, जनरल को छोड़िए, सेक्रेटरी को, जितने आर्मी ऑफिसर हैं उनकी जो औलाद है वो बैडमैन की औलाद है। कौन आपको बुलाएगा, कौन आपको पेंशन देगा, आप बताओ। ये भाषा बोलने पर कोई बुलाएगा हमको, कोई पेंशन देगा, हमारे समाधान करेगा कोई नहीं हो। मेरा विचारधारा है, कोई कहता हम धरना प्रदर्शन चलिए, सरकार चली जाएगी लेकिन आपको पेंशन के लिए बुलाकर बात नहीं करेगी, ये भाषा बोली। एयर इंडिया में CGHS लागू नहीं है, मैं वो रिटायर्ड एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, अधिकार नहीं है। हमने हाथ पैर जोड़ के गवर्नमेंट से काम निकालना होता तो भैया तरीका होता है बात करने, हमने उसको करवा लिया। एयर इंडिया में CGHS लागू है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए नहीं लागू। आप सारी चीज हासिल कर सकते हो, लड़ाई करके, गाड़ी देके, बदतमीजी करके, और पार्टी पोटी, वो कांग्रेस का, वो बीजेपी का, वो उसका, वहां जंतर मंतर में सुनता हूँ। मैं अपना मोदी को मोदा मार दूंगा, मैं मोदी को वो कर दूंगा, मैं राहुल गांधी को PM बना दूंगा, मैं मायावती को राष्ट्रपति बना दूंगा। हमारा कोई अपने घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे कहने में वोट नहीं देते, मैं मोदी को मोदा बना दूंगा। ये हालत है हमारी। बहुत बढ़िया, सही बता। दूसरी बात ये कहता, फौजी संगठन खड़ा करा, फौजी संगठन भी खड़ा करा था हमने, पूरे इंडिया में फौजी खड़ा था। दीपिका बहुत पुरानी बात है, चौधरी चरण सिंह का टाइम पर, उसके टाइम पर मैं भी MLA का चुनाव लड़ा था। मेरे संगठन में तो आए थे 1000 आदमी, और 1000 आदमी से 900 आदमी वो कांग्रेस वाले किसान के घर में, वो बीजेपी वाले घर में, वो उसके घर में, कोई फौजी नहीं आता वोट। फौजी को वोट नहीं। हम आपसी में बटे हुए हैं, तो वो तो बहुत बुरी चीज है। कोई भाई पॉलिटिक्स कर लो, बना लो भाई, मैं पार्टी का संविधान बना दूंगा, प्रचार कर देंगे। धन है नहीं सिपाही के पास, अच्छा है कोई MP बने, वो बने। आज यदि कोई हमारे में से MP बन जाएगा यदि पॉलिटिकल पार्टी से, उसके मुंह को ताला रहेगा। मैं फौजी हूँ, मुझे बना दो, बीजेपी की तरफ से मैं MP होगा तो मोदी बोलेगा, और जो अमित शाह बोलेगा मैं वो ही बोलूंगा, उसके अलावा मेरा मुंह नहीं खुलेगा। और कांग्रेस का होगा तो मुझे कौन बोलेगा, सोनिया गांधी बोलेगी, राहुल गांधी बोलेगी, उसके अलावा मेरा मुंह नहीं खुलेगा। ये आप तजुर्बा कर लो। हमारी मेन समस्याओं को देखो, विधवाओं की पेंशन इनकी बाप कम नहीं कर सकता, इन्होंने कर दी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ब्रजोश की कर दी, मेडिकल बोर्ड वालों की कर दी। अरे आवाज तुम्हारे लिए थी, तुम्हारा पैसा खा। इस चीज को देखकर तो 5 आदमी की कमेटी देख लो, कोशिश करो, लेकिन उस आदमी से बात उसको छोड़ दो, उससे बात करो। वो बीच में रहेगा। देखो आप कहना बड़ा आसान है, उसके ऊपर गीत गा देगा। वो रास्ता बीच नहीं गा रहा हूँ मैं, रास्ता चढ़ेगा, उसको बीच में। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। उसका समाधान बताओ, तो उस आदमी को कर लो, सभी की इच्छा है, एक प्रयास कर लो। हम मत नहीं, उस आदमी को छोड़कर बाकी जो 5 उनके किन आदमी से बात की, मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल सैनिक भाई है, सहमत हूँ। स्वरान साहब आप अपनी बात कहो, कंक्लूड मत करो, उसका आप ये अपनी बात को कहो, मैं अर्जुन अपनी सिंह, बात को खत्म करो। वो वैष्णव, जो वहाँ के 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, किससे बात करनी है? हम भी यहाँ से 10 चले जाएंगे, 5 की जगह 10 उसमें इकट्ठा कर लो,
लेकिन वो आदमी होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी अपने विचार। मैं क्या कहता हूँ, पहलवान साहब क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है, एक बार सब अपनी बात रखें, उसके बाद प्रस्ताव पास करेंगे। जब बहुमत से उसको पास करते हो, आप 5 की कमेटी बनाओ, 21 की बनाओ, पहले एक संगठन बने। हम सीधे उनसे लोगों से बात नहीं करने जाएंगे, हमारा संगठन बनेगा। संगठन बनने के बाद जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको साथ